नमस्कार, मैं हूं जायरा और मुद्दा में बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नई पारी की। साल 2012 में शी जिनपिंग ने पहली बार चीन के राष्ट्रपति का पद संभाला था। उन्हें सत्ता पर काबिज हुए 10 साल बीत चुके हैं। इस एक दशक में वो न केवल चीन बल्कि पूरी दुनिया के ताकतवर नेता बन गए हैं। राजधानी बीजिंग के ग्रेट हॉल में रविवार को सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं नेशनल कांग्रेस का आगाज हुआ है। 5 साल में एक बार होने वाले इस कार्यक्रम के पहले दिन जिनपिंग ने हांगकांग और ताइवान पर जो कुछ भी कहा, उससे इस बात का तो तीसरा इशारा मिल गया है कि अगले कुछ सालों में उनके तेवर कैसे होने वाले हैं। इस राष्ट्रीय कांग्रेस में जिनपिंग अपने तीसरे कार्यकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। वह न केवल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं बल्कि सीएमसी यानी चाइना मिलिट्री कमीशन के भी चेयरमैन हैं। जिनपिंग को पार्टी की तरफ से एक बार फिर 5 सालों के लिए देश की कमान सौंपी गई है और जिनपिंग ने के राष्ट्रपति बनने के बाद वोल्फ वॉरियर की नीति अपनाई थी। हम बात कर रहे हैं शुरू में, जैसे ही उन्हें ये कमान मिली उसके बाद उन्होंने वोल्फ वॉरियर की नीति अपनाई, यानी वह विदेश नीति जो काफी आक्रामक होती है, खास तौर पर अमेरिका से जुड़े मसलों को लेकर। आए दिन अमेरिका पर आक्रामक बयान दिए जाते रहे। इसके अलावा अमेरिका की अगुवाई वाली पश्चिमी ब्लादक जापान को लेकर भी चीन काफी आक्रामक है। जुलाई 2021 में सीपीसी ने 100 साल पूरे किए थे। इस समय जिनपिंग ने वादा किया था कि वह ताइवान को चीन के साथ मिलाकर रहेंगे। साथ ही उन्होंने ताइवान के आजादी हासिल करने के किसी भी तरह के प्रयासों को कुचलने की भी बात कही थी। अगस्त में अब अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गईं तो पीएलए ने अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल लॉन्च कर दी। अगर बात भारत की करें तो साल 2020 से ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर टकराव जारी है। जून 2020 में गलवान हिंसा के बाद से हालात गंभीर बने हुए हैं। चीन ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुआ संघर्ष उसे भी भुलाया नहीं जा सकता, वो भी हमें याद है। जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष में घायल हुए चीन के सैन्य कमांडर ने रविवार को बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में सीपीसी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्घाटन में भाग लिया। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में गलवा संघर्ष का फुटेज चलाने के बाद पीएलए रेजिमेंट कमांडर फबाओ को राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में दिखाया गया। वीडियो क्लिप में उन्हें 15 जून 2020 के दोनों देशों के सीमावर्ती सैनिकों के बीच हिंसक झड़प से पहले भारतीय सैनिकों की ओर भागते हुए दिखाया गया। जाहिर है इन बातों से ये साबित हो गया है कि चीन की विस्तारवादी नीतियों में बदलाव आने की संभावना नहीं है और वह इसी तरह पड़ोसी देशों पर धौंस जमाता रहेगा। तो बिल्कुल आज हम इसी पर चर्चा भी करने वाले हैं और करेंगे कि क्या कुछ होगा आगे। और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपको बता दें जितेंद्र ओझा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर वीएन झा भी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। डॉक्टर वीएन झा, आपसे ये जानना चाहेंगे, अब तीसरा कार्यकाल शुरू होने जा रहा है शी जिनपिंग का, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं और इस बार क्या नया हमें देखने को मिल सकता है उनके रवैये में, उनके तेवर में? जाहिरा जी, धन्यवाद इस शो के लिए और इसके थ्रू आप अपने पूरे देश को और विश्व में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चीन में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। क्योंकि जहाँ तक शी जिनपिंग के थर्ड टर्म का सवाल है तो ये लगभग तो तय है, क्योंकि इसमें कोई अभी फिलहाल क्रेडिबल अपोजिशन नहीं दिख रहा है। और इनकी जो पॉलिट ब्यूरो की जो मीटिंग पहले भी हुई थी और अब भी जो होने वाली है, इसमें कोई नया प्रस्ताव नहीं है। इसमें कोशिश यही की जा रही है कि शी जिनपिंग का थर्ड टर्म का जो प्रस्ताव है उसको पास किया जाए। हालांकि ये जो प्रस्ताव है ये एक हिसाब से उनके प्रिंसिपल्स के अपोजिट है, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में 68 इयर्स ऑफ एज जो है वो यूजली एक कट ऑफ लाइन होता है और कोई भी पॉलिट ब्यूरो या उसके सीसीपी के कोई भी मेंबर्स जो हैं वो उसको एक्सीड करते भी नहीं है और उनको करने भी नहीं दिया जाता है। लेकिन शायद शी जिनपिंग के लिए ये एक एक्सेप्शन होगा। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारा जो नेबर है वो शांति से रहे और हमें भी शांति से रहने दे। लेकिन ये एक दूर की घटना लगती है, क्योंकि हाल ही में जो उन्होंने अपने कुछ प्रस्ताव नक्शे वगैरह जो पास किए हैं
उसमें फिर से वही अरुणाचल के कुछ पार्ट्स जो हैं वो अपने में दिखाते हैं। तो इससे हमारे ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो पूरा भारत को भी चीन में अगर मिला हुआ दिखा दे तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम एक भी इंच जो जमीन है अपनी वो उनको देने वाले नहीं हैं। हाँ, एक छोटा सा भाग जो है, जो हमारे दौलत बेग ओल्डी के एरिया में जो देवसांग प्लेन में उन्होंने हथियार रखा है 2013 से ही, उसको कैसे निकालना है वो मिलिट्री ऑलरेडी टॉक में है, लेकिन ये बातचीत बहुत स्लो है। और जहां तक भारत का सवाल है, भारत इस इंटायर अफेयर को चीन का इंटरनल अफेयर मानती है और इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करने से बचेगी भारत सरकार। हाँ, जी। हम लोग अपनी जो भावनाएं हैं वो आपको बता सकते हैं, अपनी जनता से शामिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब जाहिर तौर पर तीसरे कार्यकाल में किस तरीके से उनका रुख रहता है, आने वाला समय बताएगा, और क्या कुछ बदलाव उनकी नीतियों में आता है, ये भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जितेंद्र ओझा जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि जब शुरुआत की थी जिनपिंग ने तो वुल्फ वॉरियर की नीति अपनाई थी, उन्होंने काफी आक्रामक अंदाज में अमेरिका पर भी बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए थे। क्या यही अंदाज हमें दोबारा लगातार देखने को मिलता रहेगा या इसमें कुछ फर्क आ सकता है इस तीसरे कार्यकाल की अगर हम बात करें, तो आपको क्या लगता है? देखिए, जो वुल्फ वॉरियर की आप बात कर रही, ये फ्रेज दिया गया था अमेरिकन की तरफ से। 2 सिनेमा आए थे जिसका नाम था वुल्फ वॉरियर 1 और वुल्फ वॉरियर 2। और वुल्फ वॉरियर में जो शी जिनपिंग की सोच रखती थी कि वो कहते थे कि पश्चिम के लोगों का समय खत्म हो चुका है और वो समय जो है उनके आने का है। देखिए, सिनेमा कभी आपको देखने का मौका मिले तो वो साइकी आपको नजर आएगी। इनका ये कहना था कि अमेरिका भी मुश्किल से 200-250 साल पुरानी सभ्यता है, जबकि चीन जो है कई हजारों साल दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता अपने आप को मानते थे। जो अहंकार का नशा था वो उनमें था। देखिए, शी जिनपिंग का बचपन बड़ा अजीबोगरीब रहा कि इनके पिताजी को माओ ने दुत्कार के अंदर कर दिया था, वो जेल भी गए थे और बाद में जो है दंग जियाओपिंग आते हैं तो उन्होंने उनको रिहेबिलिटेट किया। ये गांव में जाके उन्होंने किसानों के साथ भी काम किया हुआ है। तो इनके बचपन पे बहुत इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी का बचपन इनका बीता है। बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं कि आप देखिए कि माओ के बाद पहले ऐसे नेता हैं ये जिनके विचारों को पढ़ाया जा रहा है, जिनके जीवन काल में ही। और ये जो नॉर्म की बात कर रहे हैं, ये नॉर्म जो है दंग जियाओपिंग के बाद ये नॉर्म शुरू हुआ, इनडेफिनेट कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने इसका फायदा उठा के जो चीन को फेक सिस्टम है उसका फायदा उठा के अपने लिए तीसरा टर्म इन्होंने किया। और ये तीसरा आखिरी टर्म हम नहीं कह सकते हैं, ये एक्सेप्शन हम नहीं कह सकते हैं। मैं झा साहब से थोड़ा सा डिफर करता हूँ। ये बहुत हद तक संभव है कि चाइना में इसके बाद एक ऐसा परंपरा शुरू हो जाएगी कि जो भी तानाशाह आएंगे, डिक्टेटर आएंगे, शायद वो लाइफ टाइम के लिए आए। क्या होता है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बनी बनाई परंपरा, एस्टैब्लिश्ड नॉर्म को उन्होंने तोड़ा। और इसका तोड़ने का एकमात्र तरीका ये है कि चीन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सुप्रीम है, ये बताना चाहते हैं। देखिए, नेशनलिज्म जो है, जाहिर जी थोड़ा सा मैं कुछ सेकंड का वक्त दूंगा, नेशनलिज्म बहुत जरूरी है, लेकिन नेशनलिज्म का दुरुपयोग हमेशा से तानाशाहों ने किया है, अपने ग्रैंड डिजाइन के जरिए किया है। मैं झा साहब से फिर इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि हमारा मामला चाइना से सिर्फ दौलत बेग ओल्डी तक सीमित है। नहीं, हमारा मामला चाइना से दौलत बेग ओल्डी तक सीमित नहीं है। हमारा मामला है कि दुनिया में मानवता का कल्याण डेमोक्रेसी से होगा या डिक्टेटरशिप के साथ होगा। हम सरकार की तरफ की जो भी मान्यताएं हैं, हम लोग पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, हमें सच बोलना है। चाइना का जो मॉडल दिखा रहा है कि एक अथॉरिटेरियन पावर जो है जनता को दबा के कुचल के रख सकती है और जब मन में आए, जिसको मन में आए उसको जेल भेज सकती है, इस मॉडल से हमें चिंता है। और चाइना का वर्चस्व जिस तरीके से दुनिया में बढ़ रहा है, एशिया पैसिफिक में आप कहें, अफ्रीका में देखे, सेंट्रल एशिया में देखे, यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका में देखे, एक रूथलेस सिस्टम के जरिए वो क्या कर रहे हैं कि दुनिया को न्यू कॉलोनाइज कर रहे हैं कि हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा का मामला है। और ऐसे ताकतवर देश में एक व्यक्ति जो पागलपने से घिरा हुआ है, अपने आप को बादशाह समझता है। देखिए, जो पहले दूसरे टर्म में इनको ची दादा कहा जाता था, अंकल ची थे, वहां से अब ये मोनार्क हो चुके हैं, सम्राट की तरह ये बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, जितेंद्र जी, ये माना जा सकता है कि और ज्यादा ताकतवर होके आ सकते हैं शी जिनपिंग, अब और ज्यादा आक्रामक अंदाज उनका हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ताकत के नशे में आ सकते हैं कि अब देखा ना कि कहाँ उन्हें अंकल ची कहा जाता था, अंकल ची से पतल के ये मोनार्क हो चुके हैं जिनके सामने कोई कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, न सेंट्रल पार्टी कमेटी एग्जिस्ट करती है, न पॉलिट ब्यूरो एग्जिस्ट करता है। तो ये मामला किसी व्यक्ति के पास इतनी ज्यादा पावर हो, इतना अहंकार हो और सिस्टम जाहिर तौर पर और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका खासा असर हमें देखने को मिलेगा। डॉक्टर झा, आपको क्या लगता है इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो इसका कितना ज्यादा असर और प्रभाव देखने को मिलेगा? जैसे कि जितेंद्र जी भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि और ज्यादा ताकतवर बनकर अब शी जिनपिंग उभरने वाले हैं अपने तीसरे कार्यकाल में, आपको क्या लगता है? देखिए,
चाइना एक नई शक्ति के रूप में ऑलरेडी उभर चुका है। अब इसका पैरेलल जो अभी फिलहाल है वो एक अमेरिका से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये अमेरिका से भी आगे बढ़ चुका है, जो दुनिया में अपने वर्चस्व बना रहा है। जैसे अभी जितेंद्र जी कह रहे थे, बिल्कुल सही है। ये चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो, चाहे अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो, यहाँ एशिया के परिप्रेक्ष्य में हो, हर जगह में ये अपना वर्चस्व बना रहा हुआ है। एक बहुत बड़ी चीज जो चीन के पास में आया हुआ है कि इसकी आर्थिक शक्ति, इसका जो नेट जो सेविंग कहते हैं इनका जो हर साल में होता है, वो लगभग हमारी जो जीडीपी है इसके लगभग दुगुनी उसकी बचत है। और उसमें जब पैसे आपके पास में होते हैं और जब उसको आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो अपनी मिलिट्री के एक्सपेंशन में, चाहे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, या पूरे दुनिया में वर्चस्व बढ़ाने में, उनका तो एक नीति हम लोग जानते ही हैं कि किस तरह से वो किसी भी छोटे नेशन को डेट ट्रैप में, ऋण के जो ट्रैप होते हैं उसमें डाल देता है, जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है, श्रीलंका फंसा हुआ है, अभी बांग्लादेश फंसने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह से बहुत सारे नेशन अपने ही एशिया में ही नहीं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी फंसते जा रहे हैं। तो ये जो उसकी एक नीति है, ये भी कहीं न कहीं दिखाती है कि उनकी जो मानसिकता है वो स्टैटिक नहीं है, मतलब वो अपना पार जो है, अपना इन्फ्लुएंस जो है वो पूरे विश्व में बढ़ा रहे हैं। और जिसके पास कहते हैं पैसा होता है उसी का जो वर्चस्व होता है। आज के दिन में इकोनॉमी किसी भी कंट्री की जो है वो महान है। और जी जिनपिंग में जो एक रिवोल्यूशन, इकोनॉमिक रिवोल्यूशन शुरू हुआ था लेट 80s में, उसको उन्होंने और भी आगे बढ़ाया हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप आज हम देखते हैं कि चाइना की जो मिलिट्री है बहुत ही सशक्त है। नेवी में तो न्यूमेरिकल जो उनका अनुपात है वो अमेरिका से भी ज्यादा है। बाकी जो उनका क्वालिटी है वो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्वांटिटी में वो अमेरिका से भी आगे बढ़ चुके हैं। और ये सारा चीज रोज के रोज बढ़ता जा रहा है। खुद को मजबूत करने के लिए शी जिनपिंग कोई कसर अब नहीं छोड़ेंगे और भी ज्यादा एक अहम रणनीति के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ वो आगे बढ़ने वाले हैं, खुद को और बेहतर साबित करने के लिए और ताकतवर दिखाने के लिए। ऐसे में जो दूसरे देश हैं उन पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ेगा, तो उनको अब क्या करना चाहिए ऐसे में कि बहुत ज्यादा वो आगे ना बढ़ सके, और जो दूसरे देश जो हैं जिन पर वो नुकसानदेह शी जिनपिंग साबित हो सकते हैं, वो क्या उनको आगे कदम उठाने चाहिए, उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए खुद को बचाने के लिए? देखिए, ये जो समस्याएं हैं ये इतनी आसान नहीं होती है जो आप कह रही हैं। हमें दूसरे देशों को ये जानने की जरूरत है कि इनकी गवर्नेंस की जो कैपेसिटी है वो कैसे आती है। उन्होंने क्या, आज जो है चीन में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 79 साल, 78 साल के आसपास 79 साल। भारत में 69 साल है मेरे ख्याल से। और एक वर्ष भी अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक रहती है और फिजिकल स्ट्रेंथ अधिक रहता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो चीन की जो ताकत है तो दो तीन चीजें बताते हैं कि उन्होंने एक नया गवर्नेंस का मॉडल इजाद किया है, जिसमें जो भी मेरिटोक्रेसी है वो बहुत हाई लेवल पे है, कई डेमोक्रेसी से बेहतर है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक होने से क्या हुआ है कि अधिकतर जनता जो है एक अच्छी प्रोडक्टिव मशीन बन गई है। और जो लीडरशिप लेवल में है जरूर थोड़ा बहुत करप्शन है क्योंकि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो उन्होंने डेमोक्रेसी के तमाम प्रिंसिपल्स को उलट फेर कर दिया है कि पहले तो अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बनाई, बहुत ही रूटलेस सिस्टम बनाया। अब जो कह रहे हैं झा साहब, मैं उसको सप्लीमेंट करूंगा कि आप देखिए कि जो ट्रेड की वॉल्यूम है वो क्या ट्रेड लेके आते हैं अफ्रीका से, क्या ट्रेड में लेके आते हैं सेंट्रल एशिया से। वो लाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, अपने ज्यादा इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करके रखा हुआ है। नेचुरल रिसोर्सेज अगर वो कहते हैं कि इतने बिलियन का लाए, एक्चुअल में उसकी कीमत उससे 10 गुना है। और उसके बाद वहां के मार्केट को भी कैप्टिव ये करके बना दिया है। तो ये जो प्रॉफिट का उनका तरीका है उसमें बहुत सारे सरप्लस बच जाता है। उस सरप्लस को वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कैसे? कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम में, जो एकदम एडवांस टेक्नोलॉजीज है। तो कई एक सेक्टर में उनकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो चाहे तो अमेरिका के सैटेलाइट को भी डैजल कर सकते हैं, सैटेलाइट वॉरफेयर में पूरी जगह उनको अंधा कर सकते हैं। और जो उनके हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है कई जगहों को ये कर सकते हैं, उनको अटैक कर सकते हैं। अमेरिकन बेसेस हो, चाहे वो जापान हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे ताइवान हो, सारी जगह उनके हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम ऐसे हैं कि अमेरिका के हथियार नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टर्म में देखिए इन लोगों को साथ आने की जरूरत है। क्या लेकिन इन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध सुधारने की जरूरत नहीं है? जायरा जी, मैं सारे एंकर से कहता हूं कि अगर आप एक्सपर्ट को बुलाते हैं तो उनको बात कंप्लीट करने का मौका दीजिए। नहीं, तो मैं मेरी बात कुछ समझ में मुझे नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने आपसे पूछा ये सवाल। मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म में इन तमाम देशों को साथ में आने की जरूरत है और लॉन्ग टर्म में इन तमाम डेमोक्रेसीज को अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को एकदम रिवाइव करने की जरूरत है कि उनकी सिक्योरिटी और गवर्नेंस दोनों पे उनकी कंपटीशन चाइना से अधिक हो, दोनों पे वो चाइना से हावी हो,
ये इमीडिएटली ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आई कंप्लीट। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्या उनको बेहतर करने की दिशा में ये कदम नहीं बढ़ाएंगे क्या अब आगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कभी भी कानून या गुडविल से नहीं होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध दो मुद्दों पे होते हैं, एक तो आपकी ताकत क्या है और दूसरा आपका इंटरेस्ट क्या है। तो शी जिनपिंग कहना चाहते हैं कि मैं सबसे ताकतवर हूं, अमेरिका उस क्षेत्र में ताकतवर है, अमेरिका वहां रहे। दूसरा उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका इंटरेस्ट है कि हान नस्ल सबसे सुपीरियर, उस हान नस्ल के सबसे सुप्रीम लीडर वो हैं, तो पूरी दुनिया को उनकी गुलामी करनी चाहिए। कन्फ्यूशियन मोरालिटी अगर आप पढ़ें, कन्फ्यूशियन मोरालिटी ये कहती है कि जो ताकतवर है वही सही है और दूसरे लोगों को ताकतवर के सामने शीश झुकाना चाहिए। तो शी जिनपिंग की उम्मीद ये है कि दुनिया के इस क्षेत्र के तमाम देश उनके सामने शीश झुकाएं, क्योंकि वो सबसे अधिक ताकतवर हैं। चलिए ठीक है, डॉक्टर झा जी, आपको क्या लगता है कि अब शी जिनपिंग के सामने कौन सी ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो बहुत महत्वपूर्ण होते ही हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था और कोविड के बाद जो चाइना की स्थिति है उसे भी हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो चुनौतियां आप किस तरह से देख रहे हैं, उनके ऊपर हैं अभी? देखिए, जब किसी लीडर की ताकत काफी बढ़ जाती है, ये सिर्फ लीडर की ताकत नहीं है, ये चाइना की ताकत है। जब चाइना का आज वर्चस्व है, जब विश्व के लगभग 113 देश जो हैं इसके ऋणी हैं, जब इतने जगह में इनका इन्वेस्टमेंट है, हालांकि सारे इन्वेस्टमेंट इसके फ्रूटफुल नहीं रहे हैं, बहुत प्रोडक्टिव नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चाइना का जो वर्चस्व है विश्व में बढ़ता जा रहा है और ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। वो इस तरह से उसको अपने आप में अपने फायदे के लिए चाइना यूज करता है, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो चाहे किसी और दृष्टि में हो। आज के दिन में देख लीजिए, अगर यूएन में अगर चाइना चाहता है कि कोई उसका प्रस्ताव पास हो या किसी प्रस्ताव में उसके लिए लोग अगर वो वोट करें तो वो ले लेता है। उसके सामने में जब उसको ह्यूमन राइट जब बेंच में जब उनको इलेक्ट किया गया था तो 160 या 168 वोट लेके वो आया था। तो लोगों को अंतर्राष्ट्रीय ओपिनियन को अपने फेवर में लाने की वो सक्षम रहता है। अब जबकि जिनपिंग आ रहे हैं अगली बार, तो ये चाहेंगे कि जितना उन्होंने गेन किया हुआ है पिछले अपने 10 साल में, उसके ऊपर में और आगे बढ़े। उनकी इमीडिएट चैलेंज जो है वो इवन रशिया को अपने मुट्ठी में रखना चाहेंगे, क्योंकि आज के दिन में रशिया जो है ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है दूसरे कंट्रीज पे, खास करके चाइना पे। तो जिनपिंग आने वाले वक्त में चाहेगा कि रशिया उसके ऊपर में डिपेंडेंट हो, क्योंकि चाइना ऑलरेडी रशिया से एक बार लड़ाई कर चुका है, एक बार वॉर हो चुकी है। आज के दिन में चाइना चाहेगा कि रशिया उसके फोर्स में हो जाए। दूसरी जो इसकी एक्सपेंशनिस्ट जो नीति है, ताइवान नहीं चाहेगा कि कोई भी कंट्री उसके ऊपर में अपोजिशन न डाले। अमेरिका को भी अपनी आंख दिखाने की कोशिश करेगा किसी न किसी मुद्दे के रूप में। भारत को हमेशा से वो एक्सपेंशन जो उसके 5 फिंगर्स जो हैं वो हमारे तरफ में पॉइंटेड हैं, उसके ऊपर में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीजें जी जिनपिंग करना चाहेगा और विश्व पटल पे अपने आप को और चाइना को एक महाशक्ति के रूप में, द ओनली सुपर पावर के रूप में उभारने की कोशिश करेगा, जो कि जायज नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, इसमें अभी सारे जो विश्व हैं जी जिनपिंग से ही तबाह है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को ये ट्रस्ट किया हुआ है। इससे जापान ट्रस्ट है, हम लोग तो ट्रस्ट हैं ही, इसके पश्चिम में जो सारे लोग हैं वो ट्रस्ट हैं। आगे के दिनों में और भी इसके जो शिकंजे हैं बाकी कंट्रीज पे बढ़ने शुरू होंगे। पाकिस्तान जो है वो कुछ इधर उधर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भी वो कहीं न कहीं थ्रॉटल करेगा। जो श्रीलंका में है, श्रीलंका में हम्बन टोटा में अभी इसको एक्सेस मिली है, इसके जो कुछ वेसल्स हैं जो बहुत जी जाहिर तौर पर, और भारत को भी ऐसे में देखना होगा कि अपने आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, आगे क्या कदम भारत को ऐसे में उठाने चाहिए, कहीं चाइना भारत के ऊपर हावी ना हो जाए। जितेंद्र ओझा जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि गलवान संघर्ष को हम भूल नहीं सकते हैं और जो विस्तारवादी नीति है चाइना की उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपनी इस नीति पर अभी भी बरकरार रहने वाला है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहीं पर भी एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। हमारा पड़ोसी अगर हमारे ही साइज का है, हमसे कई गुना ताकतवर हो जाता है, तो उसके बहुत ही खास करके जो वो चाइना जैसा देश हो, जिस देश में पिछले हजारों साल में कभी कोई डेमोक्रेसी रही ही नहीं, जो हमेशा से छोटी सी सभ्यता होती थी चीन,
कहाँ से, येलो रिवर और यांगजे रिवर के बीच से, और वहां से वो एक्सपैंड करनी शुरू होती है और एक सभ्यता के रूप में हम सिकुड़ रहे होते हैं, हम फ्रैक्चर हो रहे होते हैं। तो जिस दिन चाइना की ताकत बढ़ती है उसी दिन से हमें खतरा हो जाता है। कोई अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन वगैरह में यूएन वगैरह ये नॉर्म आ गए हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये कभी इफेक्टिव नहीं होते हैं जब आप जियो पॉलिटिक्स की और नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो ये जो एसिमेट्री है पावर की, वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। आप देखिए कि एक मेरा लेक्चर है इस तमाम गलवान से पहले का, जिससे मैंने कहा कि जब भी कोई पागल व्यक्ति आता है चाइना में, वो राष्ट्रवाद को ढोंग बनाएगा, राष्ट्रवाद को एक कवच की तरह इस्तेमाल करेगा और भारत के साथ वो राइवलरी करने की कोशिश करेगा, भारत को नुकसान करने की कोशिश करेगा। वजह उसके दो हैं। एक, इस रीजन में हम भी एक बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति चाइना जरूर है लेकिन हम भी एक बड़ी शक्ति है, तो उसका हमारे साथ सीधे सीधे टकराव होगा। जब तक हम रहेंगे उसकी हेजेमनी नहीं चलेगी। दूसरा, चाइना को एक कॉम्प्लेक्स है। चाइना जो है ये लड़ मार के काट पीट करके रहने वाले लोग थे, जो उनके साथ में कोई खराब नस्लवादी बात बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूं। जब बुद्धिज्म जाती है वहां पे, जब हान इरा उनका शुरू होता है, तब चाइना में सभ्यता की शुरुआत होती है। जो उनका पीक है सिविलाइजेशन का, वो सॉन्ग और तांग इरा है, जिससे बुद्धिज्म उसके पीक पे था। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो शांतिवादी फलसफे जो इस देश से गए हैं दुनिया के देश में, तो चाइना ने उसको सबसे अधिक एब्जॉर्ब किया और उसके सबसे अधिक फायदा उठाया। तो चाइना के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि भारत के सिविलाइजेशनल सुपीरियोरिटी के कॉम्प्लेक्स में हो रहे हैं, तो इस वजह से भारत का नुकसान करना उनके लिए बड़ा लाजमी है। और खास करके एक ऐसा तानाशाह और एक मानसिक रूप से ऐसा सेमी पागल किस्म का आदमी जो वहां सत्ता पे आ गया है और पूरी सरकार वहां की पूरी सिस्टम उसके सामने कोलैप्स कर चुके हैं, तो हमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सतर्क रहने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो बिल्कुल अब देखने वाली बात यही होगी कि अपने तीसरे कार्यकाल में शी जिनपिंग क्या बड़ा कदम उठाते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। क्या उसकी रणनीति होती है, क्योंकि खुद को ताकतवर साबित करने में वो जरा भी नहीं चूकने वाले हैं। और इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।